सिलोगिज्म में रिवर्स सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसमें कंक्लूजन दिया हुआ है और आगे में स्टेटमेंट का 5 सेट दिया हुआ है, प्रत्येक सेट 3 या 4 स्टेटमेंट का है और उसके आगे में ऑप्शन है। आपको यह देखना है कि कौन से सेट का स्टेटमेंट दिए गए कंक्लूजन को सेटिस्फाई करेगा। आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। कैसे, डिटेल में या शॉर्टकट में? पूछिए। ठीक है, एग्जाम में अब 2 तरीका है, या तो आप डिटेल में सारे ऑप्शन को चेक कीजिए, लेकिन इसी को एग्जाम में कम टाइम में कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहले क्या देखिएगा? ऑप्शन, और उसमें भी सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन में नन ऑफ दीज है या नहीं। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है। अब पहला कंक्लूजन है हमारा कि ऑल बैंकर बीइंग डॉक्टर इज ए पॉसिबिलिटी। बैंकर और डॉक्टर में ऑल का पॉसिबिलिटी बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उनके बीच में नो का रिश्ता नहीं होना चाहिए। यदि नो का रिश्ता होगा तो उनके बीच में ऑल या सम का रिलेशन किसी भी कीमत पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, दोनों कंक्लूजन मेरा वही है, ऑल बैंकर आर डॉक्टर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल इंजीनियर बीइंग डॉक्टर इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखिए सेट नंबर ए में एक स्टेटमेंट आ गया, नो बैंकर इज ए डॉक्टर। तो बैंकर और डॉक्टर के बीच में जब नो बोल दिया गया तो इनके बीच में ऑल का किसी भी कीमत पर रिलेशन नहीं बनेगा। तो ए मेरा रॉन्ग हुआ और ए का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल। अब आइए बी में चलते हैं। इसमें बैंकर एंड डॉक्टर के बीच में या इंजीनियर एंड डॉक्टर के बीच में कोई भी नो का स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी नो का स्टेटमेंट नहीं है। तो मेरा आंसर बी हो सकता है, भी कंफर्म नहीं है, और बी का यहां पर एक ऑप्शन हमारे पास है। तो 2 बातें, या तो आप बी चेक कर लीजिए, नहीं तो आगे जाएंगे। अब सी में आ जाइए। सी में क्लियरली दिख रहा है कि बैंकर एंड डॉक्टर के बीच में नो का स्टेटमेंट है, तो मेरा सी वाला तो आंसर नहीं बनेगा ना। तो सी का आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल। डी में भी आइए, इंजीनियर डॉक्टर के बीच में नो का स्टेटमेंट है, तो उनके बीच में ऑल का कंक्लूजन कभी भी नहीं आ पाएगा। तो मेरा डी खत्म, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 खत्म। और ई में भी देखिए लास्ट स्टेटमेंट है, नो इंजीनियर इज ए डॉक्टर, यानी कि ई मेरा आंसर नहीं होगा, ई खत्म। तो सिर्फ क्या बच गया? डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। तो लॉजिक कहता है कि जिनके बीच में ऑल या सम का पॉसिबिलिटी बनना है उनके बीच में नो का रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो एग्जाम में बिना पेन चलाए यदि कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट में बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर आपको 2 कंक्लूजन दिया गया है, ऑल जबंग आर फ्लिपकार्ट, ये कंफर्म में है, और यहां पर सम फ्लिपकार्ट आर नॉट स्नैपडील। अब आप लोग का क्वेश्चन है कि आंसर तो आप लोग निकाल दिए होंगे, तो क्वेश्चन ये है कि डायरेक्ट में कैसे बनाएं। सबसे पहला चीज, ऑल का कंक्लूजन कंफर्म में देना है। अच्छा, ऑल का जैसे मैं बोलूं ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो आप इसका कंक्लूजन ऑल ए आर बी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी कंक्लूजन में स्टेटमेंट रिपीट नहीं होता है। लेकिन एक और स्टेटमेंट यदि यहां पर हम ले ले ऑल बी आर सी, तो एक कंफर्म कंक्लूजन हम लोग दे देंगे ऑल ए आर सी। मतलब साफ है कि ऑल का कंक्लूजन कंफर्म करने के लिए कम से कम ऑल का 2 स्टेटमेंट होना चाहिए। बिना 2 स्टेटमेंट आए ऑल का कंक्लूजन कभी भी नहीं आएगा। ऑप्शन देख लेते तो इसमें खैर नन ऑफ दीज भी है, इसको भी ध्यान पर सबसे पहले देख लेंगे। अब सेट नंबर ए मेरा ऐसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि उसमें ऑल का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। अब एक ऑप्शन कौन? ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, तो आपका बी भी खत्म। लेकिन नन ऑफ दीज लगाओ तो बी एक बार देखना पड़ेगा, शायद नन ऑफ दीज आंसर चला जाए। बी में आते हैं तो यहां पर ऑल का सिर्फ एक स्टेटमेंट है, जबकि हम लोग को ऑल का कंक्लूजन के लिए कितना स्टेटमेंट चाहिए? 2। आपका बी खत्म, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म। सी में आते हैं, यहां भी ऑल का बस एक ही स्टेटमेंट है। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे ही लॉजिक में लिखा जाता है, तो आपका सी भी खत्म। अब डी में आते हैं तो ऑल का 2 स्टेटमेंट है, और ई में भी ऑल का 2 स्टेटमेंट है, यानी कि मेरा आंसर डी एंड ई बन सकता है। क्लियर? यहां नन ऑफ दीज भी लगा हुआ है।
अब एक और बात, दूसरा कंक्लूजन आ जाइए, सम फ्लिपकार्ट आर नॉट स्नैपडील। एक बात कंफर्म कर लीजिए, ये सम नॉट का कंक्लूजन कब आता है? बिना नो का स्टेटमेंट आए सम नॉट का कंक्लूजन आ ही नहीं सकता है। सम नॉट का कंक्लूजन सही हो उसके लिए एक नो का स्टेटमेंट चाहिए। अब हमारे पास बच गया था डी एंड ई। डी में तो नो का स्टेटमेंट है, लेकिन ई में नो का कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अब उसको चेक कर लेंगे। क्लियर? तो ये हुआ सिलोगिज्म। अब अगला टॉपिक ब्लड रिलेशन, सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन को बोलते हैं। पजल, पजल के बाद ये आएगा, पहले सिंगल क्वेश्चन होता है ब्लड रिलेशन में, फिर पजल, पजल का बहुत सारा फॉर्मेट आएगा, इसके बाद सिंबॉलिक ब्लड रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर 105 का आंसर 1 एंड 106 का आंसर बनाकर या डायरेक्ट? बिना पेन चलाए कैसे बनाए? दो बात का ध्यान रखिए, जेंडर एंड दूसरा जनरेशन। यदि दो बात का ध्यान रखिएगा ना तो किसी भी क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर सिंबल का मीनिंग दिया हुआ है, हम लोग पहले से सिंबल का मीनिंग नहीं पढ़ेंगे। सिंबल का मीनिंग पढ़ेंगे कब? जब जरूरत पड़ेगी तब। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 104 है, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स के इज सन ऑफ आर। किसका मीनिंग है कि के आर का बेटा है? अच्छा, सबसे पहले के को बेटा बनना तो उसको तो मेल बनना पड़ेगा। सबसे पहला पहचान जेंडर, मेल, और दूसरा जनरेशन। बेटा है तो इसको नीचे के जनरेशन में जाना होगा। ये दो चीज रहेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। अब आइए ऑप्शन नंबर 1 में, के को बेटा बनना है। अब यहां पर दिया गया के मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी आर मल्टीप्लाइड बाई के। अब जाकर मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग देखिए। ये मल्टीप्लीकेशन जो भी बोल रहा है अपने लेफ्ट के बारे में, पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू मींस पी मदर है, लेफ्ट वाली मां है। सिंबल का मीनिंग देखते समय जरूर ध्यान रखिए कि लेफ्ट के बारे में बोल रहा है या राइट के बारे में। तो यहां पर बोला गया कि लेफ्ट वाली राइट वाली की मां है, यानी कि आर के की मदर है, लेकिन उसे तो के का जेंडर पता नहीं चला ना। आर मदर है, के क्या है? बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, इसलिए आंसर 1 नहीं होगा। आंसर 2 में भी वही बात है, माइनस का सिंबल कहता है कि लेफ्ट वाला राइट वाला का फादर है, यानी कि आर के का फादर है। यहां भी के का जेंडर पता नहीं चला ना, तो आंसर 2 भी नहीं होगा, क्योंकि हमको 100% क्या चाहिए? मेल चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में आइए, प्लस का सिंबल ये कह रहा है कि लेफ्ट वाला राइट वाला का भाई है। ठीक है, के मेल हुआ, लेकिन अब बात है जनरेशन का। अच्छा, सारा सिंबल लेफ्ट के बारे में बोल रहा है, और अब तो के को बेटा बनना है तो वो आर के नीचे के जनरेशन में जाना पड़ेगा। ये दोनों ठीक है, भाई बहन जो भी होगा, इनको आर के नीचे में जाना होगा, यानी कि लेफ्ट वाले को, इन दोनों को जाना होगा, इन दोनों को जाना होगा नीचे के जनरेशन में। लेकिन कोई भी ऐसा सिंबल नहीं जो उनको नीचे के जनरेशन में भेजे। कोई भी बेटा या बेटी का रिलेशन बताने वाला सिंबल हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैंने जेंडर देखा, मेल मिला, तो फिर क्या चेक किया? जनरेशन, वो भी खत्म। अब आइए इसमें, के को बताने के लिए प्लस आया, और प्लस बोल रहा है कि लेफ्ट वाला राइट वाला का क्या है? ब्रदर है, यानी कि के यहां पर पता चल गया क्या है? मेल है। ठीक है, अब चलते हैं, बाकी अब मेल हो गया तो अब बेटा बनना चाहिए। ये सिंबल कहता है कि आर फादर है, किसका? जे का। तो ये सिंबल कहता है कि आर इज फादर ऑफ जे, और यहां पर डिवीजन का सिंबल कहता है कि जे इज सिस्टर ऑफ के, और ये प्लस बोली दे कि के क्या है? मेल है। तो यहां पर हमको जेंडर भी मिल गया मेल का, और प्लस जनरेशन भी कहां मिल गया? नीचे का, और आंसर आ गया 4। तो जेंडर और जेनरेशन ध्यान देंगे, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधे आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 105 में आइए, एम इज पैटर्नल अंकल ऑफ टी। एम टी के चाचा हैं। चाचा तो बाद में होंगे, पहले तो मेल तो हो जाए। एम को बताने के लिए यहां पर प्लस का सिंबल आया। एक और बात, मेल होने के साथ साथ ये अंकल बनने के लिए जरूरी है वो कौन सा मेल चाहिए? ब्रदर वाला मेल। अंकल बनेंगे बाद में, पहले वो किसी के भाई बनेंगे, यानी कि जनरेशन समझिए, आपके पापा के ब्रदर, तो पहले तो पापा के ब्रदर होंगे, बाद में नो।
तो यहां पर m को बताने के लिए प्लस सिंबल आया, और ये प्लस कह रहा है कि लेफ्ट वाला राइट वाला का फादर है, प्लस सिंबल बोल रहा है, यानी कि m j का क्या है, सॉरी ब्रदर है। p प्लस q मीन्स p इज ब्रदर ऑफ q, यानी कि m प्लस j मीन्स m इज ब्रदर ऑफ j। तो यहां पर पहला ही ऑप्शन हमको मेल भी मिल गया और वो ब्रदर वाला मेल मिल गया। 99% चांस है कि यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर। अब चेक कर लीजिए कि अंकल है या नहीं है। तो यहां पर m ब्रदर किसके, j के, और अब ये j माइनस टी, और माइनस कहता है कि लेफ्ट वाला राइट वाला का फादर, यानी कि j जो है वो t का क्या फादर, तो m t के क्या हो गए अंकल, तो m t के क्या हो गए अंकल। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 ही। कहने का मतलब मेरा है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, जेंडर और जेनरेशन ये दो पता चल जाए आपको आंसर वहीं पर मिल जाएगा, आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम में पेन चलाने, ये मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब एक क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन नंबर 186, जिसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डी इज कजन ऑफ डब्ल्यू। किसका मतलब है कि डी डब्ल्यू का कजन हो। अब सवाल उठता है कि कजन से तो जेंडर का पता चलेगा ही नहीं, कजन मतलब चचेरा भाई, चचेरी बहन, कुछ भी, तो कजन से आपको जेंडर नहीं पता चलेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि बिना पेन चला कैसे बनाए, तो यहां पर टोटली जनरेशन पर जाएंगे। अच्छा, कजन किसको बोलते हैं? कजन बोलते हैं जो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे, जो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो आपस में या तो भाई भाई हो या बहन बहन हो, वही आपस में क्या हो जाते हैं कजन। अरे दो भाई है तो उनके बच्चे आपस में क्या होंगे कजन, दो सिस्टर है तो उनके बच्चे आपस में क्या होंगे कजन, एक भाई बहन है तो उसके भी बच्चे आपस में क्या होंगे कजन। तो कजन के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए, 1 2 3 एंड 4। आपका ऑप्शन नंबर 1 खत्म, आपका ऑप्शन नंबर 2 खत्म, आपका ऑप्शन नंबर 3 खत्म, आंसर 4 क्लियर। अब डी को बनना है, क्वेश्चन करा कि किसका मतलब कि डी डब्ल्यू का कजन है, डी को कजन बनना है। अब आइए यहां पर सिंबल देखते हैं जनरेशन, यहां पर बोला गया डी माइनस टी, और माइनस का मीनिंग क्या बोला गया, लेफ्ट वाला राइट वाला का फादर है, यानी कि डी फादर है किसका, टी का। अच्छा, कजन नीचे के जनरेशन में बनते हैं, कजन किसको बोलते हैं, ये कजन। कजन के लिए डी को डब्ल्यू का कजन बनना है तो उसको नीचे के जनरेशन में आना चाहिए, और यहां पर डी कहां चला गया, ऊपर के जनरेशन में, आंसर 4 भी कैंसिल, आंसर क्या हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं बिना पेन चलाए, मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी, ठीक है।